बिहार में चुनावी शंखनाद हो चुका है। तारीख नोट कर लीजिए, तारीख आपके सामने है 6 नवंबर 2025। पहला चरण सीटें हैं 121, दूसरा चरण 11 नवंबर 2025, सीटें 122 और नतीजों का ऐलान होगा 14 नवंबर को। यह क्लियर है, जिस बिहार ने दुनिया को लोकतंत्र का पाठ पढ़ाया, उस बिहार में अब अगले 45 दिनों तक लोकतंत्र का सबसे बड़ा उत्सव आप देखने वाले हैं। और बिहार का सबसे बड़ा उत्सव छठ भी आने वाला है। अच्छा, तारीखें जो हैं वो अगर मैं गुणा भाग करने जाऊं तो 41 के आसपास हो जाती हैं। छठ ये सबसे बड़ा उत्सव और फिर लोकतंत्र का सबसे बड़ा उत्सव। छठी मैया की आराधना में व्यस्त बिहार अगले 5 साल के लिए अपना खेवनहार चुनने वाला है। 14 नवंबर को यह तय होगा कि बिहार की जनता ने किसे पाटलिपुत्र की गद्दी पर बिठाया है। 14 नवंबर को ही यह उत्तर भी मिल जाएगा कि लालू यादव परिवार के हाथ में 2005 के बाद सत्ता आएगी या फिर से नीतीश कुमार का जलवा बरकरार रहेगा। तीसरे किरदार की लॉटरी क्या खुलती है, यह भी 14 नवंबर को क्लियर हो जाएगा। बिहार को अगले कुछ दिनों में इन सवालों का जवाब मिल जाएगा और फिर ईवीएम में बटन दबाकर उन जवाबों का दुनिया के सामने रखने का वक्त वोटर्स के पास आएगा। लेकिन कुछ दिनों में जैसे जैसे बिहार का सियासी पारा चढ़ा है, उसके बाद तारीखों के ऐलान के बाद दूसरा यक्ष प्रश्न यह आ गया कि सीट बंटवारे का क्या होगा। क्योंकि बिहार में अभी जो दोनों मुख्य गठबंधन हैं, उन दोनों के खेमे में करीब करीब आधा दर्जन पार्टियां हैं और सबकी अपनी अपनी महत्वाकांक्षा साफ तौर पर झलक रही है। इंडिया ब्लॉक में कांग्रेस को ड्राइविंग सीट पर बैठना है। मुकेश सहनी को उप मुख्यमंत्री पद का वादा चाहिए। लेफ्ट की तीनों पार्टियां सीपीआई, सीपीआईएम, सीपीआईएमएल अपना पिछला प्रदर्शन दिखाकर इस बार अपना सीना फख्र से चौड़ा कर रही है और सीटों की मांग को भी बढ़ा रही है। इन 5 पार्टियों को संभालने में तेजस्वी यादव के नेतृत्व की परीक्षा भी हो रही है और इसीलिए बैठकों का दौर लगातार जारी है, क्योंकि सत्ता भी चाहिए और समीकरण को भी साधना है और अपनी पार्टी की सीटों को भी बचा कर रखना है, अपनी पार्टी के उस दबदबे को भी बचा कर रखना है। 5 और दलों को कैसे साधा जाए, ये सबसे बड़ा प्रश्न इस वक्त तेजस्वी बाबू के सामने। दूसरी तरफ एनडीए है। यहाँ 5 पार्टियों का कुनबा है, जिसमें चिराग 2020 की याद दिलवाकर अपना हक मांग रहे हैं। जितिन राम मांझी राज्य स्तरीय पार्टी का दर्जा चाहती है और इसीलिए सीटों में बढ़ोतरी की मांग कर रही है। 20 से कम सीट पर वो तैयार नहीं हो रही है। उपेंद्र कुशवाहा मांझी से कम सीटों पर मानने को तैयार नहीं हो रहे। बीजेपी और जेडीयू क्या करे, उसके बाद बड़ा प्रश्न यह आ जाता है, क्योंकि इन दोनों का अपना आधार, अपनी सीटों की लिस्ट भी बड़ी लंबी है। 2010 तक 243 सीटों में ये दोनों बंटवारा करते आए थे। अब 3 और हिस्सेदार आ गए, जिन्हें साझेदार बनाने के लिए कुर्बानियां तो देनी होगी। कितनी कुर्बानी देनी होगी, कहां तक तैयार हैं खुद को समर्पित करने के लिए, अभी ये कोई साफ नहीं कर पाया। तो तारीखों के ऐलान के बाद अब सबसे बड़ी गुत्थी यही है, जो जितनी जल्दी इसे सुलझाएगा, सियासी लड़ाई में उतना जल्दी आगे आ पाएगा या उतना एडवांटेज पाएगा। इसीलिए अगर बात करें तो बिहार 2020 और 2025 में कुछ खास नहीं बदला है। तेजस्वी इस बार भी पूरे चुनाव को दवाई, पढ़ाई, कमाई के मुद्दे पर लड़ने की कोशिश कर रहे हैं। राहुल गांधी जरूर उसमें कथित वोट चोरी का तड़का लगाना चाहते हैं, लेकिन वोटर उससे कनेक्ट नहीं हो पा रहा है। हुआ है क्या, मैं ये सवाल पूछ रही हूं। दूसरी तरफ एनडीए के पास 20 साल का कामकाज है। 1.25 करोड़ महिलाओं को मिले 10,000 की मदद है। सरकारी नौकरियों का आंकड़ा है, कानून व्यवस्था है, अच्छी सड़कों का मुद्दा है। लेकिन बिहार में इस सब पर क्या जातिगत समीकरण हावी होगा? शुरू करते हैं गूंज। सारे मेहमान अब हमारे साथ जुड़ चुके हैं, जरा उनका हम रुख कर लेते हैं।
यहाँ स्टूडियो में मेरे साथ दो मेहमान जुड़े हुए हैं। प्रदीप भंडारी भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता इस वक्त आपको दिखाई दे रहे हैं। हर्षवर्धन त्रिपाठी जी आपको दिखाई दे रहे हैं जो कि वरिष्ठ पत्रकार हैं। हमारे साथ पंकज जी भी जुड़ गए हैं जो कि कांग्रेस का पक्ष रखते हैं और वरिष्ठ पत्रकार भी हैं। अच्छा, हमें ये बताया जा रहा है कि भिलारी जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। कन्हैया भिलारी वरिष्ठ पत्रकार है और बिहार के मसलों को बहुत अच्छे से समझते हैं। सबसे पहले तो प्रतिक्रिया ले ली जाए। प्रदीप जी तैयार हैं? 2 फेजेस में पहली बार ऐसा होगा इतिहास में। देखिए, मैं आपको एक तस्वीर दिखाना चाहता हूं। बिहार ने डिसाइड कर लिया है कि नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार जी के अंडर में एनडीए की सरकार वापस से आने वाली है। पिछली बार से ज्यादा सीटों के साथ, रुबिका जी रिकॉर्ड करिएगा, पिछली बार से ज्यादा सीटों के साथ एनडीए की सरकार जीतेगी। और इसके सिंपल कारण है, बिहार कभी जंगल राज में वापस नहीं जाना चाहता है। बिहार 14% ग्रोथ रेट में आगे बढ़ना चाहता है। बिहार के अंदर 10,000 रुपए महिलाओं के खाते में जो डले हैं, महिलाएं उससे स्वावलंबी होने के लिए तैयार है और एनडीए को चुनना चाहती है। 10 लाख सरकारी नौकरी युवाओं को दी गई है और बिहार हमेशा सभी गिरिराज सिंह कुछ कह रहे हैं, एक बार सुन लेते हैं। चुनाव की तारीखों का ऐलान कर दिया है। हमारे साथ हैं केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह जी। गिरिराज जी, आज चुनाव आयोग ने बड़ा तंज भी कसा कि 22 सालों के बाद बिहार में जो मतदाता सूची है उसका शुद्धिकरण हुआ है, लेकिन राहुल गांधी तो इसी पर आरोप लगा रहे थे वोट चोरी का। तो कितना फर्क इस चुनाव में देखने को मिलेगा? देखिए, राहुल गांधी और लालू यादव के युवराज, इन दोनों को समझ में नहीं आया। चौबे गए छब्बे बनने दुब्बे बन के लौट आए। ये बांग्लादेशी और रोहिंग्या को बचाने के लिए राज्य भर और देश भर में भ्रम फैलाया और निकला क्या? ढाक के 3 पात। अंत में राहुल गांधी 89 लाख मतदाता काटने का इन्होंने भेज दिया और एक भी ऑथेंटिक सुझाव नहीं दिया। ये हीट एंड रन और फिर माफी मांगो, यही है। बिहार की जनता किसका शुद्धिकरण करेगी? बिहार की जनता शुद्धिकरण करके कुछ बांग्लादेशियों को तो निकाला गया है। अब राहुल गांधी और तेजस्वी यादव उन्हें वोटर में जोड़ नहीं पाएंगे। और सरकार बनेगी तो फिर गंगाजल से इन लोगों को शुद्ध किया जाएगा। एक बड़ा आरोप और लग रहा है कि एनडीए में भी सब कुछ ठीक नहीं लग रहा। अपोजिशन के नेता तो गिरिराज सिंह यहाँ पर कह रहे हैं कि शुद्धिकरण का वक्त आ गया। शुद्धिकरण शब्द कहां से आया है मैं फिर आपको याद दिला दूं। वोटर शुद्धिकरण की बात हो रही थी। एसआईआर जो गहन इंटेंसिव जो रिव्यू हो रहा था वोटर लिस्ट को लेकर, उसी से ये शुद्धिकरण की बात आई है। उसके बाद कांग्रेस पूरी तरीके से उस मोड में रही थी कि वोट चोरी हो रही है। हालांकि ग्राउंड जीरो पर आप देख रहे हैं 1300 किलोमीटर की यात्रा और अभी भी जो मुद्दा सबसे अहम है वो बेरोजगारी है। सबसे अहम मुद्दा वहां पर अगर आप पूछिए तो उद्योग जगत कब हमारे यहाँ लगेगा, इसको लेकर है, पलायन को लेकर है। सारे खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जेडीयू की अनुप्रिया भी हमारे साथ जुड़ चुकी है। प्रदीप जी, बात जल्दी से खत्म कीजिए और उसके बाद में डिबेट को आगे। रुबिका जी, बिहार के अंदर एनडीए की सरकार पूरी ऐतिहासिक बहुमत के साथ बनेगी। पिछली बार से ज्यादा सीटें आएगी क्योंकि महिलाओं ने निर्णय कर लिया है कि 5 बजे के बाद एनडीए शासनकाल में वो सुरक्षित घूम सकती हैं। आरजेडी शासनकाल के अंदर जो है स्थिति ऐसी थी कि 5 बजे के बाद महिलाएं जो है घर के बाहर नहीं निकल पाती थी। जंगल राज वाले 125 यूनिट फ्री बिजली नहीं दिए, हम दिए, वो लालटेन दिए। हमने 10,000 रुपए महिलाओं के खाते में डाला, उनको स्वावलंबी बनाया। और सबसे बड़ी बात है, उधर परिवार का राज है। सिर्फ तेजस्वी यादव एक जाति का मुख्यमंत्री बनेगा, यहाँ हर गरीब के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बनने वाले हैं। और आप लोग ने जब कहा था लोकसभा में हमने अच्छा प्रदर्शन किया था, उसको मैं करूं तो आर यू श्योर कि नीतीश बाबू ही बनने वाले हैं? 100% नीतीश कुमार जी एनडीए के मुख्यमंत्री बनेंगे। ऐतिहासिक रूप से पिछली बार की ज्यादा सीटों के साथ एनडीए की जीत के ऊपर सवाल बाद में करूंगी। मैं तो नीतीश बाबू के सीएम पर आपसे मैं तो आपको कह ही रहा हूं, नीतीश कुमार जी हमारे फेस है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और नीतीश कुमार जी के फेस पे हम लड़ रहे हैं। पिछली बार से ज्यादा सीटें आएंगी, नीतीश कुमार जी वापस से मुख्यमंत्री बनेंगे। पर आप लड़ तो लेंगे उनके फेस पर, उसके बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बनेंगे। इसकी क्या गारंटी? अरे हम कह रहे हैं हम इनके जैसे थोड़ी हैं। पहले तो आप ये चलिए, हमारे तरफ तो क्लियर फेस। जरा बेचारे तेजस्वी यादव की पार्टी से तो पूछिए कब जाके राहुल गांधी उनको फेस डिक्लेयर कर रहे हैं। ये एक बड़ा सवाल है। भिलारी जी, सुबह इस मसले पर बात चल रही थी ना, वो कह रहे हैं भाई हमारा फेस क्लियर है, नीतीश बाबू नीतीश बाबू नीतीश बाबू।
ये कौन है? अमित शाह? अमित शाह है क्या? ये है क्या जो बोल रहे हैं कि ये तय करने वाले? ये अमित शाह हैं? अरे ऑफिशियल अमित शाह तो प्रवक्ता है कई बार भारतीय जनता पार्टी अरे का। हर ऑफिशियल प्रवक्ता कार्यकर्ता प्रवक्ता जो होता है ना पार्टी लाइन पे ही बात करता है। बिल्लारी जी अरे काहे को इधर उधर खिचड़ी मत पकाइए। आप जो है अपनी सीमा से लांघ रहे हैं। खाइए, क्लियरिटी आ अभी जाए। अभी हम लोग थोड़ी देर पहले बैठे थे, आपके बगल में बैठे हैं हर्षवर्धन जी, क्या बोले हैं? हाँ। वो भी बोल चुके हैं कि ऐसा नहीं होगा। अरे आप मुख्यमंत्री तो कोई दूसरा ही बनेगा। निजी राय हो सकती है, है हम ना, आपको बगल में बता रहे हैं पूछिए जो ना। होने वाला है। पूछिए ना, मैं भी सुनिए, जानता हूँ आपको क्या होने होने वाला है। वाला बिल्लारी जी, है। मुझे ये लिट्टी चोखा बताइए, खाइए, सब प्रदीप- क्लियर आ जाएगा। क्लियर पर क्लियर बिल्लारी जी, प्रदीप भंडारी जी से ज्यादा क्लोज आप हैं क्या अमित शाह के? हो कि सकता आप है, एकदम ये एकदम श्योर हैं नहीं कि नहीं, जो तो अमित प्रदीप शाह ने भंडारी कहा कह रहे है। हैं वो तो हो ही ना करी। अरे नहीं, अमित शाह जी ने कहा है, 2-3 बार कहा है कि चीफ मिनिस्टर कौन होगा ये हम लोग बैठ करके तय करेंगे। झूठ बोल रहे हैं, लेकिन लड़ेंगे नीतीश कुमार के फेस पर। झूठ। बिल्लारी जी, ये तो कहा उन्होंने। बिल्लारी जी, ये आरजेडी कांग्रेस नहीं है सर, कि ये सब बयानों से फूट पैदा होगी। ये अब हमको और देखिए। जोड़ेगा साथ में फेविकॉल के जैसे। पूछ लीजिए, अगर मैं झूठ बोल रहा हूं तो अरे आप हर्षवर्धन पहले जी हैं। बताइए ना, सही बात है तेजस्वी नहीं? यादव को उधर वो से हर्षवर्धन जी को करवाइए। वकील बना रहे हैं। हर्षवर्धन जी बताइए जरा। नहीं। बताए हर्षवर्धन। नहीं देखिए, ये तो है कि इस बार कोई मुख्यमंत्री पद का चेहरा घोषित तौर पर नहीं है देखिए और तो हो गया ना। इसमें कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं है कि बिहार में एनडीए गठजोड़ के भीतर भी एक ये चर्चा बहुत गंभीरता से है कि क्या नीतीश कुमार की पारी का समापन होना चाहिए। और अगर उसको हम यूं भी देखें, बहुत मतलब मैं इसको एक और जोड़ देता हूं तो और थोड़ा स्पष्ट हो जाएगा। नड्डा जी से हम लोगों ने पूछा कि बिहार में नीतीश कुमार जी तो पूरी तरह से हैं ही, उसमें तो कोई दिक्कत है नहीं, तो क्या नीतीश कुमार जी क्या रहेगा? तो उन्होंने कहा नहीं, हमारा नीतीश जी के साथ बहुत अच्छा रहेगा। और अगली लाइन उन्होंने बोली, नीतीश जी इस चुनाव में और अच्छा करने जा रहे हैं। ये नड्डा जी के मुंह की बात मैं बता रहा हूं। तो हम लोगों ने कहा भाई दूसरी वाली लाइन पहले बोल देते, सारी खबर यही छिपी हुई है। और खबर निकाल। देखिए प्रदीप जी तो अब पहले प्रवक्ता पत्रकार जी को रहे हैं ना, बताइए। वो तो बिटवीन द लाइंस भी खबर खोजेंगे, लेकिन अभी प्रवक्ता के तौर पर अनुप्रिया जी यहाँ पर हैं। अनुप्रिया जी। जी रुबिका जी, मैं कन्हैया बिलारी जी और हर्षवर्धन जी के बातों से मैं इत्तेफाक नहीं रखती हूँ। शायद इनको नहीं पता है कि बिहार में एक नारा चल रहा है एनडीए का कि 2025 से 30 फिर से नीतीश। अब इतना सर उलझाइए मत, बिहार की जनता तय कर चुकी है और बिहार की जनता नीतीश कुमार जी के चेहरे पे ही चुनाव लड़ने जा रही है और चुनाव नीतीश कुमार जी के पाले में होगी। तो भाई कन्हैया बिलारी जी का अपना पर्सनल मोटो अलग हो सकता है, वो आरजेडी के बाहर बैठ करके वो जो खबरें निकालते हैं उसी को समझते कि सनसनीखेज है बिहार की राजनीतिक में, बट ऐसा नहीं है सर। बिहार की जनता बिल्कुल तय बैठी है कि जिस तरह से महिलाओं के लिए, युवाओं के लिए और सड़क, बिजली, हर तरीके के आयामों पे काम हुई है। और 2025 से 30 नारा देखिएगा, इसी नारे के साथ में चाहे वो अमित शाह जी हो या भाजपा के तमाम नेता हो या अनुप्रिया जी, मुख्यमंत्री दोहराइए हो, तो नारा क्या इसी है? नारे पे 2025 से 30 फिर से नीतीश। 2025 से 30 फिर से नीतीश। फिर से नीतीश। अच्छा ये पंकज जी, जेडीयू वाले कहते हैं, ये भाजपा के लोग नहीं नहीं कहते नहीं, हैं। अब JDU वाले आप कहते हैं। आरजेडी के बाहर नहीं मिलेगा आपको कन्हैया बिलारी जी। JDU आप वाले आरजेडी के कहते हैं। बाहर बैठते हैं, इसलिए आपको वहां नहीं सुनाई देगा। आप पिछले- भाजपा कार्यालय पिछले- के बाहर बैठा कीजिए और पिछले बार आप भाजपा के एनडीए के कार्यकर्ता सम्मेलन में जाया कीजिए, तब आपको जानकारी होगा। आप अपना जो भी आपका पर्सनल है, नैरेटिव आपको चलाने उस पर से टिप्पणी ना- नहीं नहीं, उस हमको पर नहीं पता है लिखे कि आप जाना। पर्सनल पिछली आप बार पर्सनल चिराग करते पासवान हैं कहते थे, आपको भाजपा आपका और इस वक्त एक और बड़ी खबर, एक और बड़ी खबर सुनिए 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 कन्हैया जी, आपके लिए भी है और बाकी तमाम जो मेहमान यहाँ पर मौजूद हैं। अभी देखिए प्रश्न और उत्तर का सिलसिला चल रहा था। बुर्का पहने वोटर्स को लेकर एक बड़ी खबर। पूछा गया कि मान लीजिए बुर्का पहनकर आए वोटर्स को परखना हो या उनको आइडेंटिफाई करना हो तो इसका कोई प्रबंध होगा कि नहीं। तो मुख्य चुनाव आयुक्त की तरफ से कहा गया कि महिला जो वहां पर अधिकारी हैं और वर्कर्स हैं वो मौजूद रहेंगे, अगर जरूरत पड़ी तो चेकिंग की जा सकती है। ये इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें। पूछा गया कि अक्सर ये होता है उत्तर प्रदेश के कई इलाकों में, खासकर वेस्टर्न यूपी की तरफ जब वोटिंग होती है तो ये बड़ा मुद्दा रहता है। अक्सर ये होता है कि दो गुटों में आपस में टकराव शुरू हो जाता है ये कहकर कि वो जो आपको बुर्के में नजर आ रहे हैं वो पहचान छुपा कर आकर वोट डाल रहे हैं, ये आरोप लगाए जाते हैं। और दूसरी तरफ ये कहा जाता है कि बुर्के को हटाकर हम किसी तरह का कोई आइडेंटिफिकेशन नहीं करवा सकते क्योंकि कोई महिला वहां पर मौजूद नहीं है। और ऐसे में अब खबर ये आ रही कि जरूरत पड़ने पर बुर्का हटाकर चेकिंग की जा सकती है। चेक करेंगे आंगनवाड़ी की जो कार्यकर्ता हैं वो, उनको ये हक होगा कि वो ये चेक कर सके।
ये इस वक्त की बड़ी खबर है। हर्षवर्धन जी, मतलब इसको लेकर हमेशा से एक मुद्दा बनता रहा है। नहीं, देखिए, मुझे लगता है कि एक बात इसको और थोड़ा शब्दावली ठीक कर लेनी चाहिए, क्योंकि है क्या कि हम लोगों के दिमाग में बुर्का, चूंकि मुस्लिम महिलाएं ज़्यादा चेहरे को ढककर आती है तो ये लगता है, लेकिन कई हिस्सों में हिंदू महिलाएं भी चेहरा ढकती हैं, घूंघट रखती हैं, पर्दा रखती हैं। बड़ा स्पष्ट है कि लोकतंत्र में जो मत देने जा रहा है, अगर मतदाता सूची का शुद्धिकरण है तो वो शुद्धिकरण पूरा ही नहीं हो सकता अगर मैं चेहरे पर कुछ पर्दा लगा कर जाऊं, कवर लगा कर जाऊं, और उसको देखने का इंतजाम तो करना ही होगा। जो पार्टियां, उनसे मैं निवेदन करूंगा कि आप इसमें हिंदू मुसलमान मत करिए, इसको कम्युनल मत कीजिए। जो भी मतदाता मतदान करने जा रहा है उसका चेहरा देखा ही जाना चाहिए। ओके, और इस मसले पर तारिक अनवर से भी इस पर रिएक्शन लिया गया है। मेरे सहयोगी अरुण ने उनसे बात की है। क्विकली ये जरा बातचीत हम दिखा। बिहार विधानसभा के लिए चुनाव की तारीखों का ऐलान हो गया है। 6 नवंबर को पहला चरण, 11 को दूसरा और 14 नवंबर को मतगणना है। उसके बाद तय हो जाएगा कि किसकी सरकार बनेगी। तारिक अनवर साहब, कांग्रेस पार्टी तैयार है क्या? क्योंकि बीजेपी लगातार इस सवाल पूछ रही है, इनका दूल्हा ही अभी तय नहीं है कौन होगा। नहीं, देखिए, ऐसा है कि दूल्हा दुल्हन भी तैयार नहीं है। अभी तक तो उन्होंने नीतीश जी को मुख्यमंत्री बनाने की घोषणा नहीं की है। उनको सिर्फ कहा कि उनकी अगुवाई में चुनाव होगा। तो हमारे यहाँ भी हमारा जो गठबंधन के प्रमुख कहिए, उनको संयोजक कहिए, तेजस्वी यादव, उनके नेतृत्व में चुनाव होगा। और तिथि जो ऐलान की गई है, ठीक है, हमको नहीं लगता है कि इससे किसी को कोई मतभेद होगा। चुनाव तो होना ही था, चुनाव तय था और अब तिथि की घोषणा हो गई। एक और भी सवाल ये है कि सीट बंटवारे को लेकर कांग्रेस पार्टी ने स्पष्ट कहा था कि सबको सीटें कम करनी पड़ेंगी अपनी, क्योंकि 3 नए सहयोगी आ गए हैं। जेएमएम आ गया, पशुपति पारस आ गए और सबसे बड़े तो वीआईपी आ गए। अब सीटें कम करने को तैयार नहीं, बल्कि लेफ्ट और ज़्यादा सीटें मांग रहा है, सहनी और ज़्यादा सीटें मांग रहे हैं। इसको कैसे निपटेंगे आप? कोई समस्या नहीं है। हम लोग जो जब बैठेंगे, जब कोऑर्डिनेशन कमेटी बैठेगी, तो तमाम इस तरह की जो समस्या है उसका समाधान निकल आएगा। और 243 सीट में हम लोग उन तमाम पार्टियों को जो हमारे साथ हमारे गठबंधन में हैं उनको हम शामिल करेंगे और उनको उनकी क्षमता के अनुसार, उनकी जो संगठन है उनकी, उसके अनुसार उनको उतना सीट दिया जाएगा। तो आप कह रहे हैं चेहरा घोषित कर देंगे जल्दी? पर जो है वो पूरी तरह से तैयार है और जिसकी जितनी हिस्सेदारी उसकी रहेगी, जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। अब ये संख्या से क्या मतलब है, लड़ने से है कि जीतने से है, वो तो हमें कांग्रेस ही बता सकती है। हमारे साथ पंकज जी भी यहाँ पर जुड़े हुए हैं। सवाल पंकज जी को आ जा रही हैं। तो क्या जो माइनस यादव ओबीसी है उसको इस बार उस संख्या में महागठबंधन में वो मिलेगा टिकट? क्योंकि अभी तक तो नहीं मिलता रहा है। अभी तक तो राष्ट्रीय जनता दल में लगभग 40% यादवों को टिकट मिलता रहा है। पंकज जी, तो क्या जो ओबीसी हैं दूसरे उनको मिल पाएगा? ये तो कांग्रेस पार्टी से पूछिए आप। मैं कैसे ये तय कर सकता हूँ कि कांग्रेस पार्टी किस समुदाय के कितने लोगों को टिकट दे। मैं तो ये सुनकर के हैरत में था कि भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता ने तो ऐलान कर दिया, अभी चुनावों की तारीखों का ऐलान हुआ और उन्होंने ऐलान कर दिया कि सरकार बन रही है पहले से ज्यादा बहुमत के साथ। कमाल हो गया। इस बार भारतीय जनता पार्टी 60 सीटें भी पार नहीं कर रही है बिहार में, और जेडीयू अगर 30 पार कर जाए तो कहिएगा। महिलाएं जो आपने 10,000 रुपए दिए हैं रोजगार योजना के बहाने, उसकी असलियत समझती हैं। क्यों ये सब चुनावों के वक्त ही होता है? मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना है, लेकिन हर वंदे भारत रेल को हरी झंडी भी खुद दिखाते हैं, किसी और को दिखाने नहीं देते। तो वो प्रधानमंत्री जी इसकी औपचारिक शुरुआत नहीं करते तो कौन करता? तो सब कुछ महिलाओं के सामने है। एक बात जरूर मैं कहना चाहूंगा कि जेडीयू ये मांग कर रहा था कि चुनाव इस बार एक ही चरण में होना चाहिए। वो बात मानी नहीं गई, ये बड़ा महत्वपूर्ण है। लेकिन फिर भी चलिए कुछ बेहतरी हुई। निर्वाचन आयोग की तारीफ की जानी चाहिए। पर सुनिए ना, निर्वाचन आयोग मान लेते तो आप कहते चुनाव आयोग इनके कहे अनुसार काम कर रहा है।
है ना? नहीं कहे अनुसार नहीं, नहीं देखिए नहीं, जब अरे एक ये तो देश एक गलत चुनाव बात होगी की ना बात- पंकज जी। अगर मान लेते तो आप कहते रूबिका जी मैं बहुत हैरान हूँ, ये जेडीयू वालों ने कहा कि एक फेज में चुनाव होना चाहिए और चुनाव आयुक्त जो है वो ज्ञानेश्वर कुमार मान भी जाते हैं। मैं तो पहले ही कह रहा था दाल में कुछ काला है, अब तो दाल पूरी काली है। अब 2 फेज में हुआ तो आप कह रहे हैं क्यों 2 फेज में, क्यों जेडीयू की बात नहीं मानी गई है? वो अनुप्रिया जी आपको जवाब देना चाहती है, लेकिन उससे पहले मुकेश सैनी साहब हमारे साथ जुड़ चुके हैं, वीआईपी के अध्यक्ष मुकेश सैनी साहब। ऐलान हो चुका है 2 फेजेस में इस बार बिहार का चुनाव होने वाला है, आप खुश? एकदम एकदम रुबिका जी, 3.5 साल से इस समय का, इस पल का इंतजार हम लोग कर रहे थे। जब से भाजपा ने हमारे विधायक को खरीदा और हमको रोड पे ला दिया, तब से मेरे पास एक ही काम था कि कब बिहार में चुनाव हो और 4 के बदले में 40 विधायक कैसे भाजपा को हराए। तो ये लक्ष्य लेकर, ये समय को बेसब्री से मैं इंतजार कर रहा था। वो समय, वो पल आ चुका है। हाँ। और निश्चित तौर पे बिहार में इस बार बदलाव होगा। पर और आप हमको कितने बधाई सीटों दीजिए। पर, मुकेश जी कितने सीटों पर आप चुनाव लड़ेंगे भाई? 4 के बदले 40 को हराने के लिए 40 सीटें तो चाहिए होंगी आपको। निश्चित तौर पे कुछ समय का इंतजार कर लीजिए। कल या परसों हम लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। सीट पे सहमति बन चुकी है, खास करके वीआईपी पार्टी के साथ और अन्य साथी के साथ भी। और बहुत जल्दी हम लोग, कल हो सकता है तो कल या ना तो परसों, हम लोग ऐलान कर देंगे। और इस बार सीट ऐसे लड़ाई नहीं है और हम सबको 243 सीट है और 243 में ही हम सबको लड़ना है। और इस बार हम लोग लड़ेंगे और सब सहयोगी जो है। मुकेश सैनी कितनी सीटों पर लड़ना चाह रहे? जब आपने कहा 4 का बदला 40, तो मेरे जहन में 50 सीटें आई कि भाई 50 सीटें तो कम से कम मुकेश सैनी साहब लेंगे, तभी 40 को हरा पाएंगे। मतलब ऑन एन एवरेज सोच रही थी। पिछली बार आप 11 सीटों पर लड़े थे। 50 के नीचे है। अच्छा, थोड़ा 50 के नीचे है। तो पिछली बार का समय सिचुएशन अलग था। इस बार अलग समय सिचुएशन। उस समय में तो मेरे पास ऑप्शन नहीं था और फिर हमने लड़ा था कंप्रोमाइज करके। बट इस बार सब चीज अच्छा चल रहा है और जितना सीट हमें मिला है उससे मैं खुश हूँ और बहुत ही अच्छा है। और इस बार हम मैक्सिमम अति पिछड़ा को नेता हम लोग एक शब्द चुनता है, वो ऐसे ही नहीं बोलता। आपने कहा पिछली बार ऑप्शन नहीं था, इस बार क्या ऑप्शन है आपके पास? नहीं, ऑप्शन तो बहुत ही अच्छा है कि महागठबंधन में हम हैं। और सेकंड 1 नंबर के चेहरे पे अगर बात की जाए तो तेजस्वी प्रसाद यादव जी सीएम के चेहरे पे होंगे और दूसरा चेहरा होगा डिप्टी सीएम का, तो एक मल्ला का बेटा मुकेश सहनी होंगे, सन ऑफ मल्ला। तो बहुत ही अच्छे समीकरण के साथ हम लोग मैदान में उतर रहे हैं। फिर कांग्रेस क्या करेगी? पिछड़ा का बेटा सन ऑफ मल्ला और तेजस्वी बाबू दोनों ने कुर्सी अगर ले ली तो फिर कांग्रेस क्या करेगी? नहीं, कांग्रेस पार्टी तो हमारे नेशनल गठबंधन के। हाँ। और राहुल गांधी जी के तो लीडरशिप पे हम लोग तो देश में तो हमेशा हमने काम किया और आगे भी काम करेंगे। तो राहुल गांधी जी तो दिल्ली में है ना, उनके लिए तो देश में राहुल गांधी जी दिल्ली में है, लेकिन एक और भी तो आरआर है ना जो यहाँ पर है, राजेश राम। ठीक है, हमारे सहयोगी हैं और गठबंधन के साथी हैं और सरकार बनने के बाद ऐसा नहीं कि किसी एक पार्टी का सरकार होगा, सभी सहयोगी के सहयोग से सरकार बनना है। नहीं, पर मुकेश जी सुनिए ना, दलित चेहरा नहीं होगा उप मुख्यमंत्री? तो जगह होगा, वो सब जगह बनेगा, उसमें कोई अपनी बात करेंगे, उसको हम लोग कोई डिनाई थोड़े किए हैं कभी, ना कभी करेंगे। तो क्या आप भी 2 डिप्टी सीएम रखेंगे? ये तो मुख्यमंत्री को तय करना है, मुख्यमंत्री को तय करना है। आप पक्का डिप्टी सीएम बनेंगे और ना? हाँ, मैं पक्का हूँ, डिप्टी सीएम फाइनल है। ये ना कॉन्फिडेंस, मुकेश जी मुझे आपका कॉन्फिडेंस ना कसम से बड़ा पसंद आता है। मतलब किसी और ने ऐलान किया नहीं किया, राहुल गांधी तो सीएम का ऐलान भी नहीं कर रहे हैं, आप अपने आप को घोषित कर चुके हैं कि मैं डिप्टी सीएम, कोई माने के नाम। देखिए, नहीं, चर्चा हम लोगों को गठबंधन में सहयोगी दल के सामने बातचीत, हाँ, इसलिए मैं बात रख रहा हूं। अगर नई सहयोगी दल से बात होता तो मैं ऐसी बात नहीं रखता, हल्की बात मैं नहीं करता। लेकिन जो बात हो चुकी है तो फिर मेरे मुंह से बोलने में क्या दिक्कत है? रहा कि सहयोगी दल तो जब हम लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस में आएंगे तो वो क्लियर हो जाना है, सीएम कौन होंगे, डिप्टी सीएम कौन होना है। तो लेकिन जिनको बना है वो तो कम से कम उनकी तैयारी तो हो। देखिए, आपके मुख पर इस वक्त ऐसी सरस्वती बैठी हुई थी कि वो अगला पिछला तो मुझे नहीं पता, आपने उप मुख्यमंत्री का, और उप मुख्यमंत्री हमारे साथ जुड़ गए, विजय सिन्हा साहब जुड़ चुके हैं और उनसे हम बात करें उस। अच्छा, और देखिए ऐसा हुआ कि मैंने नाम लिया और वो चला गया, मतलब वापस आ गए।
आगे हमारे साथ उप मुख्यमंत्री जुड़ चुके हैं विजय सिन्हा जी। विजय जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद, नमस्कार। देखिए, आप जिस कुर्सी पर हैं उस कुर्सी पर बैठने की तैयारी कर रहे हैं सन ऑफ मल्ला। आप जान गए ना मुकेश सैनी जी की मैं बात कर रही हूँ। अभी बस कुछ सेकंड पहले वो हमारे साथ जुड़े हुए थे, उन्होंने कहा अगला उप मुख्यमंत्री मैं हूं। लोकतंत्र की यही खूबसूरती और विशेषता है कि कोई भी कुर्सी पर पहुंच सकता है, बैठ सकता है। यही तो लोकतंत्र की खूबसूरती है। हाँ, नहीं तो फिर आप वो तब हो पाएगा ना जब आप कुर्सी छोड़ेंगे। वो तो जनता मालिक है, निर्णय जनता करेगी। पहली बार ऐसा है कि 2 फेजेस में चुनाव होने वाला। और देखिए, सैनी साहब हमारे साथ यहाँ बैठे भी हैं। आप दोनों की अगर अनुमति हो तो ये उप मुख्यमंत्री 2 बातचीत करवा दूं मैं। एक जो उप मुख्यमंत्री, एक जो सपना पाले बैठे हैं। देखिए जो सपना देखता है और सपना को साकार करने के लिए कर्म करता है, वह असंभव नहीं संभव है। और साहनी जी भी मित्रवत हम लोग रहे हैं, एक साथ मंत्रिमंडल में हम विधानसभा अध्यक्ष थे। बिहार और बिहारियों का सम्मान बढ़ाने का हम सब की जिम्मेवारी है, पक्ष हो या प्रतिपक्ष हो। हर बिहारी गौरवान्वित हो, ये हम सब की जिम्मेवारी है। तो विजय जी, आप देखिए सैनी साहब यहाँ स्क्रीन पर है, न्यूज़ 18 इंडिया पर आप दोनों का चेहरा चमक रहा है। तो सैनी साहब को आप बुला दीजिए, वो भी बिहारी, आप भी बिहारी, दोनों हो जाइए विपक्ष पर भारी। ये बिल्कुल नहीं होने वाला है। रुबिका जी, ये बहुत अच्छा है कि सामने में बुला के और ऑफर करवा रहे हैं। ये सही नहीं है। नहीं, मैं तो बस भाई चूंकि बातचीत हो रही थी तो मैंने कहा उप मुख्यमंत्री वो, और सिन्हा साहब कह रहे हैं कि नहीं सबको हक है, कोई भी इस कुर्सी पर बैठ सकता है। तो फिर ऐसे में ऑप्शन क्या बनता है? ऑप्शन तो यही होता है। वो कह रहे कुर्सी छोड़ूंगा नहीं। एक अति पिछड़ा का बेटा बहुत साल हो चुका है बिहार में, उप मुख्यमंत्री अगर बन रहे तो आप लोग का भी सहयोग मिले। और एक मल्ला का बेटा जो भगवान श्री राम को पार लगाए थे, और प्रभु राम ने हम लोगों से एग्रीमेंट किया था हमारे पूर्वज से कि आने वाले समय में आपको हम लोग पार लगाएंगे। तो हमारे भाजपा के मित्र साथी हैं, ये प्रभु राम का जो एग्रीमेंट है इस बार वो लोग ही पूरा करा दे, हम लोग का सरकार बना दे, हम लोग कुर्सी पे बैठाए। मुकेश सैनी साहब, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। यहाँ पर सिन्हा साहब भी मौजूद है। सिन्हा साहब, आपने सुना क्या कह रहे थे मुकेश सैनी, लेकिन अब बड़ा सवाल इस बात को लेकर आ जाता है कि आपका चेहरा कौन है। देखिए, मैं बता दूं कि अति पिछड़ा की बेटी रेणु देवी पहले से उप मुख्यमंत्री बन चुकी हैं। हाँ, और हम लोग भारतीय जनता पार्टी में सबका सपना साकार होता है, वहां तो फिक्स है। वो परिवारवाद का जो युवराज हैं जंगल राज के, उनका कुर्सी फिक्स है। उस कुर्सी पर कोई सपना देख भी नहीं सकता। अच्छा सिन्हा साहब, एक चीज और बता दीजिए, आपके मुख्यमंत्री की कुर्सी पर नीतीश बाबू का नाम फिक्स है? मेरा सक्षम नेतृत्व निर्णय ले चुके हैं और उसमें कहीं कोई इफबट नहीं है। हाँ, क्योंकि अभी बेलारी जी यहाँ पर हमारे साथ पत्रकार एक बैठे हुए हैं, उन्होंने कहा कि नहीं अभी तक कोई डिसीजन नहीं लिया गया है, नेतृत्व में चुनाव लड़ेंगे लेकिन नाम मुख्यमंत्री का नीतीश बाबू होंगे, कोई इस पर गारंटी नहीं है। देखिए, अपने सबकी सोच है, लेकिन हमारा नेतृत्व जो कहता है वो करता है। पहले भी हम लोग संख्या बल में बहुत ज़्यादा थे, लेकिन नेतृत्व का जो निर्णय हुआ और हमारा सामूहिक नेतृत्व जब निर्णय लेता है तो लोग स्वीकार नहीं करता, स्वागत करता है। अब एक आखिरी सवाल और उसके बाद मैं आपको शुक्रिया कर दूंगी सर। सवाल यह है कि सीट बंटवारे को लेकर आप लोगों में कुछ बातचीत बन पाई है कि नहीं बन पाई है? चिराग पासवान अलग मांग कर रहे हैं, मांझी जी अलग मांग कर रहे हैं। हमारे अनुभवी नेतृत्व और हमारे पांचों पार्टी के पंचामृत के भाव से काम करने वाले
सेवा के भाव से लगे हुए लोग के बीच में सारे निर्णय हो चुके हैं। ईफ बट कहीं नहीं है, क्योंकि जो सबका साथ सबका विकास का संकल्प साकार करना है तो फिर उसमें जगह कहाँ है ईफ बट का? इफ और बट की कोई जगह नहीं है, ये कह रहे हैं विजय सिन्हा साहब, जो कि डिप्टी सीएम है बिहार के। आज चुनावों की तारीखों का ऐलान हुआ। बहुत बहुत शुक्रिया विजय सिन्हा साहब हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो दो बड़े चेहरे इस वक्त आप स्क्रीन पर देख रहे थे, लेकिन अब कहानी यहाँ पर आ जाती है प्रदीप भंडारी जी, जो अभी पंकज जी कह रहे थे। उन्होंने कहा कि भाई मांग कर रही थी जेडीयू एक फेज में चुनाव हो जाए, चुनाव आयोग कर देता है 2 फेज में। विकास जी, पहली बात तो पंकज जी को आप प्लीज ज्यादा सीरियसली मत लीजिए, क्योंकि बिहार इनको सीरियसली नहीं लेता है। डबल डिजिट वोट शेयर तक अभी तक पहुंच नहीं पाए और बिहार की बड़ी बड़ी प्रेडिक्शन कर रहे हैं। तो पहले कांग्रेस जो है डबल डिजिट वोट शेयर में पहुंचे, राहुल गांधी को अपनी अब्रॉड ट्रिप से पहले के वापस बुलाइए बिहार के अंदर और फिर बात करिए। मैं तो कह रहा हूं हमारा तो सब कुछ क्लियर है। ये बेल्लारी जी को तो आज माफी मांगनी चाहिए। ये मई 2025 के अंदर ही होम मिनिस्टर अमित शाह ने गोपालगंज की रैली के अंदर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को फेस डिक्लेयर कर दिया था, पर तब बेल्लारी जी शायद से सो रहे थे लिट्टी चोखा खाने के बाद में, तो उनको याद नहीं रहा। तो मैं वापस से उनको याद दिला देता हूं और इनसे पूछना चाहता हूं, ये काहे एक बार नहीं पूछ रहे कि आप पंकज जी हैं, आरजेडी के लोग हैं, बेल्लारी जी आरजेडी के मित्र हैं, कब आरजेडी और कांग्रेस जो है सीएम फेस का उम्मीदवार तेजस्वी यादव को डिक्लेयर करेगा? क्या चुनाव खत्म होने के बाद तो वापस अपोजिशन में बैठना है, पर कम से कम पहले तो मुंगेरी लाल के हसीन सपने पूरे कर दो। जी बताइए ना, फिर बताइए वो जो सुबह आप बता रहे थे, क्यों डिक्लेयर करने से देखिए वो सैनी साहब डिक्लेयर कर गए। अच्छा, मैं आप ही से पूछता हूँ, आप ही ईमानदारी से बताइए, हम सब पत्रकार हैं। अमित शाह ने कहा है कि नहीं कि चुनाव के बाद हम लोग मिल बैठ करके करेंगे? मैं आप ही से पूछता हूँ, बताइए। पंकज जी को छोड़िए, अब हर्षवर्धन जी बता दें, नहीं तो किसी मंदिर में चल करके क्रिया खा लिया जाए। कौन झूठ बोल रहा है, कौन सत्य बोल रहा है? अरे भाई वो छोड़िए, देखिए बातें कर रहे हैं बिलारी जी, आपकी तेजस्वी यादव से डेली बात होती होगी, आपकी गृह मंत्री से ना डेली बात की, सालों में एक भी बार बात नहीं हुई होगी। गृह मंत्री को गलत मत कोट करिए, हम आपको कह रहे हैं ऑफिशियल नहीं है। मैं आप ऑफिशियल बोल रहे हैं, अरे हम बोल रहे हैं आपको, आप घुमाते हैं बात को। आप बताइए कि आरजेडी कांग्रेस के अंदर कौन है? फिर से बाजी मारने को तैयार हूं कि अगर चुनाव के बाद नीतीश कुमार चीफ मिनिस्टर बन जाएंगे, तो आप मत मानिएगा, लेकिन ये बताइए जब रात है मत मानिएगा, रात है आप और राहुल गांधी एक ही सोचते हैं जी। नीतीश कुमार चीफ मिनिस्टर बनेंगे, लेकिन ये मैं ये भी कहता हूं, लेकिन राजद बनाएंगे, आप नहीं बनाएंगे, उभा कर इधर आएंगे, चीफ मिनिस्टर बन जाएंगे। चलिए ये ट्विस्ट है। मुझे लग रहा है कि ये एक राहुल गांधी के साथ पिक्चर देखने गए। बिलारी जी, मुझे लग रहा है आपकी गलती नहीं है, आपने ज्यादा समय राहुल गांधी जी के साथ बिता दिया है और शायद से कोलंबिया से वो आपसे ही बात कर रहे हैं, तो आप दोनों की थिंकिंग लाइक है। मैं ज्यादा एक दिन भी राहुल गांधी के उसमें नहीं गया था, हम इस समय नहीं जाते। अरे भाई आप दोनों का विचार मिल रहा है। हाँ तो ठीक है, विचार मना कर रहा हूँ, विचार में आपको थोड़ा टेंशन हो सकती है, लेकिन अनुप्रिया जी ऐसा हो सकता है क्या? ये पार्टी कार्यालय के बाहर ही बैठते हैं प्रदीप जी, आप इनके बातों पे बहुत ध्यान मत दीजिए। पार्टी कार्यालय के बाहर बैठ के चाय पे चर्चा करते हैं, उसी को सनसनीखेज मानते हैं। ये अपनी ही दुनिया में लगे रहते हैं। राहुल गांधी जी से मुलाकात नहीं होती है, ठीक ही इन्होंने कहा है, इनकी मुलाकात वहां भी नहीं होती है। देखिए रुबिका जी, ये हल्की बातों का समय नहीं है और इलेक्शन कमीशन ने जो अनाउंसमेंट कामों पे बिहार जनता फिर से चुनाव में जाने वाली है और नीतीश कुमार जी का संकल्प ही काफी है, क्योंकि हम संकल्प लेते हैं ना। आप देखिए ना कि यहाँ तो हमारे यहाँ पूरा बिहार परिवार है, लेकिन कन्हैया जी जिसकी पैरवी करते रहते हैं उनके तो एक ही परिवार है, उसी में कन्हैया जी अपनी उम्मीद लगाए रहते हैं। ये उम्मीद उनको नहीं मिलने वाला है। कह रहे हैं उसमें मतलब वो कश्मकश इसलिए भी नहीं है क्योंकि इससे पहले ये चीजें हो चुकी है। भाई आप कह रहे हैं संकल्प, ऐसा भी क्या संकल्प के आप आज लिया संकल्प और कल पलट गए? ऐसा हुआ है ना, हमने देखा है राजनीति और बिहार की राजनीति में देखा, और हमने नीतीश बाबू को ही देखा है। ठीक है आप लोग गए हैं ना आरजेडी के साथ। मैं इतिहास में हुई घटनाओं पे मैं पर्दा नहीं डाल पाऊंगी, लेकिन एक बात तो है ना कि कमिटमेंट नीतीश कुमार जी ने बिहार की जनता से किया है, चाहे वो हम एनडीए में चाहे इंडिया अलायंस में रहे। दूसरी बात कि आपने अपने शो में हल्की बात कह रहे थे, वीआईपी के जो अध्यक्ष ने यहाँ आके बात बोला रुबिका जी, उन्होंने कहा मैं हल्की बात नहीं कहता, मैं भारी बात कहता। आपने भारी बात को पकड़ा ही नहीं। उन्होंने कहा देखिए कांग्रेस वहां पे है, जैसा कि आपने यात्रा में सुना था कि 2029 के लोकसभा का नेता तय हो गया था,
इसका मतलब कांग्रेस इस बार महागठबंधन में नहीं है। आप देखिए इनके फिर वही होगा 2024 के लोकसभा में, कैसे आरजेडी ने अपने कैंडिडेट की घोषणा कर दी थी और पीछे राहुल गांधी जी आए कि भाई मेरे जो कैंडिडेट है, आपको याद होगा पप्पू यादव जो कैसा हुआ था, पप्पू यादव डिक्लेयर कर दिए हम कांग्रेस में, कांग्रेस मानने को तैयार नहीं है। तो महागठबंधन वहीं पे है, उसी धरातल पे है जहां पे इनके अंदर कोई सामंजस्य नहीं है। और एक तरफ हम लोग जो है 5 पांडवों का समूह कौरवों की सेना को धराशायी करने के लिए तैयार है। वो कौरवों की सेना जिसके लिए परिवार और परिवार के लोगों की गद्दी महत्वपूर्ण है। चलिए कन्हैया बिलारी जी, कल महाभारत है। कल जो है चिराग पासवान मुंबई में थे और धर्मेंद्र प्रधान फोन कर रहे थे, उनका मोबाइल बंद हो गया। देखिए इनको बहुत खबर आता है। अभी लग रहा है, मुझे लग रहा है किसी मोबाइल बंद हो गया, मोबाइल नेटवर्क कहना था, इन्फॉर्मेशन है। उनका कहना था मैं जब भी बात करूंगा तो नीतीश कुमार से बात करूंगा, चाय दुकान वाला इन्फॉर्मेशन नहीं चलेगा यहाँ पे। ये मेरे बहनोई जो है, मेरे बहनोई आपके यूट्यूब पे चलता होगा प्रधान से, मुझे 30 रुपए चाहिए। ये क्या है? यूट्यूब वाला कहानी यहाँ पर सुनाइए। रूबिका जी का शो है, इतना महत्वपूर्ण रूबिका जी का शो है, पूरे देश की जनता सुनती है, आप यूट्यूब वाला क्यों बना रहे इस शो को? ये बहुत महत्वपूर्ण शो है भाई। यहाँ पे इस तरह के चाय पे चर्चा वाली आप बातें मत कीजिए कन्हैया बिलारी जी। और यहाँ मुझे लगता है कि आप बिल्कुल आप करते हैं, आप पार्टी कार्यालय के बाहर बैठ के यही चर्चा करते हैं और उसको आप सनसनीखेज मानते हैं। बिहार की जनता जी एक सेकंड बस, मुझे एक चीज बता दीजिए। मांझी जी कल भाग गए, बोले कि 20 सीट चाहिए। सर सुनिए ना, मांझी जी को तो इसलिए 20 सीट चाहिए क्योंकि वो चाहते 40 तो हमको मिलेगी नहीं, हमें राष्ट्रीय पार्टी बनना है। उन्होंने तो बहुत क्लियरली ये बात कह दी, जितना साफ गोई से आप बात कहते हैं उतना साफ गोई से वो भी बोल गए कि हमें राष्ट्रीय स्तर की पार्टी बनना है। लेकिन हर्षवर्धन जी, यहाँ ये जो चुनाव है वो अभी भी इस असमंजस की स्थिति में है कि कभी भी कोई भी पासा पलट सकता है। नहीं, मुझे नहीं लगता कि जैसा बेल्लारी जी कह रहे हैं। नहीं, बेल्लारी जी से मैं एक हिस्से से सहमत हूँ कि चुनाव के बाद मुख्यमंत्री नीतीश जी ही बनेंगे, ये तय नहीं, इससे मैं सहमत हूँ। लेकिन इसका दूसरा जो हिस्सा है कि नीतीश जी राष्ट्रीय जनता दल के साथ जाके बनेंगे, इससे मैं असहमत हूँ। दरअसल बिहार की राजनीति पिछले कुछ समय में बहुत बदली है और नीतीश कुमार को आप देखें तो उन्होंने जिस तरह से उनके में परिवर्तन आया है उसको जरा देखना चाहिए। और मुझे नहीं लगता कि नीतीश कुमार अब इस बार कोई पाला बदलने या पलटने की स्थिति में है। जो चुनाव ये होने जा रहा है, मैं इसको कह रहा हूं, इसको चाहे तो आज आप इसको रिकॉर्ड करके रख लीजिए, ये चुनाव बिहार में नए सिरे से राजनीति तय करने जा रहा है। राष्ट्रीय जनता दल और भारतीय जनता पार्टी के बीच का ये जो चुनाव है, इस चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के साथ जो गठजोड़ है वो बहुत बड़ी लीड पर जा रहा है। ये अब वो चुनाव नहीं रह गया। मैंने सुबह भी कहा था 2017 का यूपी विधानसभा चुनाव याद कीजिए, और ये जो नीतीश जी ने ये जो 10,000 रुपया वाला स्कीम डाला है, यकीन मानिए जो रसोई गैस गई थी उज्ज्वला वाली, उसका परिणाम आपको देखने को मिलेगा। नंबर्स में इतना डिफरेंस होगा कि ये पलटने वाला खेल नहीं होने वाला। मतलब और पिछली बार विधानसभा में वोट शेयर जो था वो तो हैरान करने वाला था। एनडीए 37.26% और महागठबंधन को 37.23%। का वोट शेयर क्रॉस करेंगे हम, 50% वोट शेयर टच करेंगे। रूबिका जी, उसमें एक बात ध्यान में रखना है, चिराग पासवान ने जेडीयू को बहुत डेंट किया था भाई। जगह जगह लड़के कितनी 100-150 सीटें लड़े थे वो, जितना डेंट किया था। और फिर आप इसको समझिए, प्रशांत किशोर भी लड़ रहे हैं, AIMIM भी लड़ रहे हैं। मुझे लगता है कि इस बार जो अन्य वाला हिस्सा है ये बहुत छोटा हो जाएगा, ये बहुत आमने सामने का मुकाबला होने जा रहा है। और मुझे भी ऐसा लगता है कि नीतीश कुमार इस चुनाव का आप परिणाम आने दीजिए, नीतीश कुमार स्वयं कहेंगे कि मैं मुख्यमंत्री की कुर्सी पर नहीं बैठेगा। वीआईपी से भी हमारे साथ, सर रुकिए ना एक सेकंड रुकिए, हमारे साथ वीआईपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता सुनील सिंह साहब भी जुड़े हुए हैं, उनका भी रुख कर लेते हैं। सुनील जी, सरकार बन रही है एनडीए की, उप मुख्यमंत्री पद आपके अध्यक्ष जी पहले से ही बुक कर चुके हैं, क्या खेल चल रहा है ये तो समझा दीजिए आप। रूबिका जी, पहले तो स्पष्ट मानिए, जो अनुप्रिया जी ने कहा कि 25 से 30, तो जनता कह रही है कि 25 से 30 अब नहीं नीतीश, ये तो पक्का है। और चुनाव की रणभेरी बच चुकी है, हम लोग उसके लिए पूरा तैयार हैं, क्योंकि जनता इस सरकार से ऊब चुकी है और हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी का शारीरिक और मानसिक अवस्था सुशासन के लायक नहीं है। और आज के समय में जैसे बातें हो रही हैं कि चुनाव के बाद कौन मुख्यमंत्री बनेगा, तो हमें लगता है कि उनकी जब अवस्था ही नहीं है
तो वो मुख्यमंत्री बन कैसे सकते हैं? उनकी लायक वो नहीं है। देखिए उनकी जो हरकतें हैं अगर देखें तो पब्लिक में किसी IAS अफसर के सर पे गमला रख देते हैं, किसी को साथ अभद्र किसी से कुछ बोलने लगते हैं, किसी के पांव पकड़ने लगते हैं, और आप इस तरह का शॉल पहनाने के लिए को जाती हैं तो उन्हीं को वो शॉल पहना देते हैं। और ऐसे अनेकों उदाहरण हैं, मैं कितना गिनाऊं। और इसके साथ ही उनका जो पब्लिक अपीयरेंस है ये टोटली अब कम हो गया है। या हमें नहीं लगता है कि चुनाव में कभी भी पब्लिक अपीयरेंस उनका होगा और पब्लिक में भाषण होगा। इसके साथ ही एक सेकंड रूबिका जी, एक सेकंड। आपने कुछ गंभीर आरोप लगाए ना, जिस पार्टी के मुखिया पर लगाए हैं और जिस CM पर लगाए हैं, उनका रिप्रेजेंटेटिव यहाँ पर बैठा हुआ है। मैं चाहूंगी कि इसका जवाब वो दे दे। उससे पहले एक बड़ी खबर आ गई है, और बड़ी खबर क्या है? मनोज झा RJD के सांसद ये कह रहे हैं कि चुनाव आयोग जो है बहुत सारी विसंगतियां पाई गई है SIR में, उस पर ध्यान दें। चुनाव आयोग रेफरी की भूमिका में रहे। तो अब तक कौन सी भूमिका में थे? उसी भूमिका में थे, वही निभाया जा रहा था। लेकिन बावजूद उसके मनोज झा एक बार फिर से ये बात कहते हुए नजर आ रहे हैं कि रेफरी की भूमिका में रहने चाहिए। इसका मतलब क्या वो ये कह रहे हैं कि पार्टी की भूमिका में चुनाव आयोग? और अगर हाँ, तो फिर JDU की बात और बाकियों की बात क्यों नहीं मानी जा रही? अनुप्रिया जी पहले आप अपनी बात खत्म कीजिए, फिर पंकज जी जवाब दीजिएगा। रूबिका जी 14 नवंबर ये डेट तय कर लीजिए, और मैं चाहूंगी कि मैं आपके शो में उस दिन रहूं। नतीजे भी आएंगे और जो शपथ ग्रहण होगा वो माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ही लेंगे। अब जो 40 सीट पे चुनाव लड़के जो पार्टी इतनी खुश है, इतनी संतुष्ट है, वो बिहार के जनता का मैंडेट वो समझ रही है। मुझे बहुत ही आश्चर्य है, पहली बात। अब जो डॉक्टर साहब हैं यहाँ पे VIP के जो प्रवक्ता हैं, वो आंखों के डॉक्टर है। मुझे लगता है वो मानसिक डॉक्टर नहीं है, मुझे जहां तक जानकारी है। बिहार की जनता से डायरेक्ट डेली रूबरू हो रहे हैं मुख्यमंत्री जी। आपको नहीं दिखता हो क्योंकि आपने भी अपने आंखों पर चश्मा लगा लिया। मुझे लगता है कि थोड़ा और पावर बढ़ा लीजिएगा तो बिहार की जनता का काम दिखेगा आपको, नीतीश कुमार जी के द्वारा जो किया जा रहा है। दूसरी बात, मैं एक बात से और डिफर करूंगी रूबिका जी, उससे पहले एक वक्ता बोल रहे थे, इसी तरह का नैरेटिव 2024 में बन रहा था। देखिए क्या जदयू को सीटें मिल रही हैं, जदयू इसमें कोई रिजल्ट दे पाएगा कि नहीं दे पाएगा, नीतीश कुमार जी विश्वसनीय चेहरा होंगे, या NDA का जो है वो बैकफुट पे चला जाएगा। लेकिन नीतीश कुमार जी वो चेहरा थे जिस कारण हमें मैंडेट मिला, और इतने विकट परिस्थिति में भी हमने NDA को और आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी की मजबूती दी। इसलिए बिहार के तमाम राजनीतिक दल मानते हैं, और कन्हैया बिलारी जी ने कहा ना कि इधर नहीं तो उधर रही। लेकिन एक बात तय है कि बिहार की जनता तय करती है बिहार का मुख्यमंत्री कौन होगा, और नीतीश कुमार जी बिल्कुल सुरक्षित हैं और उनके सुरक्षित हाथों में बिहार है। तो इसलिए VIP अपनी चिंता करे। मुझे जो टेंशन है, कहीं नहीं 2 दिन बाद जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में से बाहर निकल के चले नहीं आए। अच्छा, बस एक सेकंड अनुप्रिया जी, तेजस्वी यादव का भी बयान आ गया। बिहार के साथ लोगों के साथ सरकार बनाएंगे, और जब तेजस्वी मुख्यमंत्री बनेगा तो कोई बिहार में ऐसा घर नहीं होगा जहां बेरोजगार हमारे भाई बहनें रहेंगे। तेजस्वी आएगा तो हर एक के हाथ नौकरी और रोजगार दिलाने का काम करेगा, और आने वाला जो बदलाव होगा, बिहार बेरोजगारी को जड़ से ख़त्म करने का काम होगा। ये उत्सव जो है अब आज से शुरू हो गया है, और ये 14 नवंबर के रिजल्ट में ये आएगा, और बिहार के लोग इस बार तेजस्वी के साथ हर एक बिहारी CM होगा। CM यानी चेंज मेकर बनेगा। ये हम सब लोग मिलकर के एक सुनहरा बेहतर तेजस्वी आएगा तो नौकरियां लेकर आएगा, सीधे तौर पर। ये नहीं कि महागठबंधन। सुन लिया आपने प्रदीप भंडारी? रूबिका जी, मैं कहता हूं कि जरा ये बाइट राहुल गांधी को सुनवाइए, और जरा राहुल से पूछिए कि क्या वो तेजस्वी में विश्वास रखते हैं, क्योंकि बिहार की माताएं और बहनें कह रही हैं जंगल राज नहीं चाहिए, NDA का विकास राज चाहिए, क्योंकि NDA के अंदर महिलाएं और माताएं और बहनें सुरक्षित रूप से बिहार के अंदर ट्रैवल कर सकती हैं, उनकी जान सुरक्षित रहती है। यहां पे तेजस्वी आएगा तो जंगल राज वापस लेके आएगा, तेजस्वी आएगा तो परिवारवाद वापस लेके आएगा, तेजस्वी आएगा तो चारा घोटाला वापस लेके आएगा, तेजस्वी आएगा तो लैंड फॉर जॉब स्कैम वापस से लेके आएगा, तेजस्वी आएगा तो बिहार की लुटिया डुबा देगा, लालटेन राज वापस लेके आएगा। इसीलिए बिहार की महिला कह रही है NDA, नरेंद्र मोदी, नीतीश कुमार 125 यूनिट फ्री बिजली, 10,000 खाते के अंदर 14% ग्रोथ रेट और पूरी सुरक्षा महिलाओं के लिए में तय है। आप तो इतने दम्भ में हैं कि एक पत्रकार को भी आप उसको नहीं छोड़ते हैं, अपने शब्दों के बाण से उनको भी किसी का पक्षधर बना देते हैं।
देखिए इतना दम ठीक नहीं है, जनता ने मन बना लिया है, तेजस्वी की सरकार आ रही है। ये तो आपके गठबंधन को भी ख्याल रखना चाहिए ना, वो भी पत्रकारों को कितना खतरनाक तौर पे निशाना बनाते हैं, उसका भुक्तभोगी यहाँ पर बैठा हुआ है आपके सामने, और मैं कोई कहने से कतराती नहीं हूँ, और किसी के भी पिताजी से नहीं डरती हूँ। रूबिका जी कभी पत्रकारों के प्रति हमारा बहुत सम्मान है। हाँ, आप लोगों के समय पत्रकारों का क्या हाल हुआ करता है? सुनील जी आपका तो है, आपका तो है भैया, आपका तो है, आपको थोड़ी हमने कहा है। मैं कह रही हूँ आपके जो गठबंधन के साथी हैं, मैं उनकी तरफ जो है थोड़ा सा इशारा कर रही थी। और आजकल तो यही हो गया है, पत्रकार बेचारे पंचिंग बैग हो गए हैं, कभी इधर कभी उधर, कभी ये आपने इनकी कही तो वो खुश हो जाएंगे, आपने उनकी कही तो खुश हो जाएंगे। बीच में पिसना किसको है? जनता को और पत्रकारों को ही। खैर उससे फर्क नहीं पड़ता है, बिल्कुल फर्क नहीं पड़ता। हम भी मोटी चमड़ी के लोग हैं, इसलिए नहीं फर्क पड़ता। हमें पता है हमारा काम क्या है, जनता तक जो उसकी नब्ज है उसको पहुंचाना है, बात खत्म। बिलारी जी सुना ना आपने? मैं ये हाँ कोई फर्क नहीं पड़ा है, कुछ भी अनुप्रिया नहीं कहेगा, लेकिन जो डॉक्टर सुनील ने कहा, जो प्रवक्ता हैं नीतीश जी को लेकर के, तो ये तो सबराज चौधरी बोल चुके हैं, यही बात मांझी जी बोल चुके हैं, यही बात सुशील कुमार मोदी बोल चुके हैं, बात विजय कुमार सिन्हा बोल चुके हैं। नई बात क्या बोल रहे हैं, तो सब बोल चुके हैं। और दूसरी बात अनुप्रिया जी बोल रही है कि मुख्यमंत्री जनता चुनती है, तो जनता तो चुनती है, तो चुनी नीतीश कुमार को ये भी जनता ने कहा कि जब मन करे उधर भागिए, जब मन करे इधर भागिए, जब मन करे उधर भागिए, ये भी जनता उनको बोली थी। ये बताएं। और भ्रष्टाचार की जहां तक बात है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी 2015 के चुनाव में 50 घोटालों का लिस्ट अभी भी है कि नीतीश कुमार कितना बड़ा घोटालेबाज है, 50 में घोटाला किया है, देख लीजिए। बिहार का बच्चा जानता है कि अभी तो कन्विक्शन भी आ जाएगा, अभी सजा आने वाली है अक्टूबर के अंदर लैंड फॉर जॉब में। तो मैं पहले ही चारा घोटाला के अंदर ये लोग जा चुके हैं, चारा घोटाले के अंदर जेल की सजा काट रहे हैं, लैंड फॉर जॉब के अंदर भी आने वाला है। जरा अपने मुंह से वो तो दो बुरा बोल दीजिए। काहे नहीं पता बिल्लारी जी, आपका कुछ मुझे लगता है निजी है, कुछ आपका निजी नीतीश कुमार जी और जेडीयू के खिलाफ है, एनडीए के खिलाफ है, इसीलिए इस वक्त आप जो है ना निजी बातें कर रहे हैं, आप ग्राउंड की बातें नहीं कर रहे। मैं ग्राउंड की बात कर रहा हूँ, ग्राउंड की बात कर रहा हूँ। जो है ना अपने कमरे के बाहर निकले, कमरे के बाहर निकलिए, एक गाड़ी से जाइए, बिहार की गली गली घूमिए, बिहार का गली गली कह रहा है वापस से एनडीए की सरकार, नरेंद्र मोदी, नीतीश कुमार। अच्छा लेकिन पंकज जी आपने सुना ना अभी तेजस्वी जी जिस तरीके से कह रहे थे, कितना वो ये कह रहे तेजस्वी जब आएगा तो नौकरियां लाएगा, तेजस्वी जब आएगा, मतलब क्लियरली वो प्रोजेक्ट कर रहे हैं कि मेरे नेतृत्व में जो सरकार आएगी वो बदलाव लेकर आएगी। नोट किया ना आपने? मुख्यमंत्री जिसको बनना है 14 नवंबर को बन जाएगा। मैं तो आज निर्वाचन आयोग की तारीफ करना चाहता हूं कि उसने ये स्वीकार कर लिया है कि बिहार या किसी भी राज्य में चुनाव ज्यादा से ज्यादा 2 चरणों में हो सकते हैं। ये वही चुनाव आयोग है जिसने 2020 का पिछला चुनाव बिहार में 3 चरणों में करवाया था और 2015 का करवाया था 5 चरणों में। अब जब बात चल रही है एक देश एक चुनाव, तो हम उम्मीद करें कि कम से कम राज्यों के चुनाव 1 चरण में होने शुरू हो जाएंगे। पिछले 1 दशक के दौरान निर्वाचन आयोग की साख पर जिस तरह के संजीदा संदेह पैदा हुए हैं, वैसा पहले कभी नहीं हुआ। इसलिए बिहार के ये जो चुनाव है, इनका संचालन जो है जिस तरह होगा, उससे ये भी तय होगा कि निर्वाचन आयोग की निष्पक्षता में, उसकी पारदर्शिता में, उसकी स्वतंत्रता में पहले से कुछ सुधार हुआ है या नहीं। नहीं, पर वो पंकज जी ये बात आप अच्छे से जानते हैं कि चुनाव आयोग पर जो आरोपों की बौछार जिस तरीके से हुई, ऐसी बौछार पहले कभी नहीं हुई थी। और वो भी मतलब ऐसे प्रेजेंटेशन, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन देना, और उसके बाद अगले दिन चेहरे वो वाले आते और वो कहते नहीं हमें कंफ्यूजन हो गया था, हमारा तो नाम था पर उन्होंने आकर बोल दिया था हमारा नाम नहीं है। और मतलब इतनी जिम्मेदारी तो कोई रखेगा ना कि अगर आप कोई बात कह रहे हैं, कोई आरोप लगा रहे हैं, तो ठोस सबूत हो आपके पास। वो बगैर ठोस सबूत के चुनाव आयोग पर जो लगातार आरोप लगाए गए, क्या सबूत बताइए ना। सबूतों को कोई देखना ही नहीं चाहता। किसने कहा कि नहीं देखना चाहता? देखे बिना उनको नकारने की कोशिश हो रही है। कैसे? सारे सबूत दिए हैं, दोनों प्रेजेंटेशंस में सारे सबूत दिए हैं, और अभी जरा और एक आध प्रेजेंटेशन आने दीजिए, आपको पता चलेगा। लेकिन उन सबूतों को नकारा जा रहा है। सर कहने में बड़ा अच्छा लगता है, हाइड्रोजन बॉम्ब, और अब कोर्ट जाइए ना सर। आप कह रहे हैं कि प्रेजेंटेशन बहुत मजबूत है, तो कोर्ट जाइए, कोई रोक रहा है क्या कोर्ट जाने से?
खाली आरोप लगाकर भाग जाना ये कहां तक सही है, ये बताइए। उसके इसीलिए तो आप देखिए ना, ग्राउंड जीरो पर एसआईआर का कोई किसी तरह का कोई वो है ही नहीं। तेजस्वी बाबू एसआईआर के बारे में बात ही नहीं कर रहे हैं। तेजस्वी बात करें न करें, इससे ये नहीं माना जा सकता कि ग्राउंड पे एसआईआर का कुछ नहीं है। गांव में ये बात चली गई है कि पूरी चुनाव ग्राउंड की कोई समझ ही नहीं है। आपके शो क्या पे बात कर रहे हैं आप? तो कभी कांग्रेस गांव ने गए नहीं। तेजस्वी यादव को दर निकाल कर दिया है। पंकज जी, आप बहुत सीनियर व्यक्ति हैं, मैं आपके सेंटिमेंट की इज्जत करता हूं, क्योंकि यही आपके लाइंस पे भी हो रहा है। शिक्षा दीक्षा गांव में हुई है, यही रूबिका जी के लाइंस पे हो रहा है। आरजेडी कांग्रेस के खिलाफ, कांग्रेस आरजेडी के खिलाफ। एक एक करके दोनों को स्क्रीन पर रख रही हूँ, एक एक करके। पंकज जी बोले, फिर आपने जो बात कही वो गंभीर है। आपने कहा तेजस्वी कुछ भी कहें लेकिन एसआईआर पर, या कुछ ना कहें, एसआईआर पर लोग कनेक्ट कर रहे हैं। बेल्लारी जी आपको जवाब दे देंगे। बेल्लारी जी, एसआईआर मुद्दा है कि नहीं है? एसआईआर मुद्दा उस तरह से नहीं है जैसा था, लेकिन अभी भी है, लेकिन उस तरह से नहीं। अभी तो 3 ही मैंने मुद्दा बताया था ना। हाँ। आपको बताता है, अभी मुद्दा 3 ही है। भ्रष्टाचार मुद्दा है, बेरोजगारी मुद्दा है और पलायन मुद्दा है। हाँ, बस ये 3 मुद्दा है। लेकिन देखिए, हम थोड़ा सा ये आपका 10 सेकंड कर लेंगे। जो ये बात चुनाव आयोग पर, चुनाव आयोग कल एक चीज का जवाब नहीं दे पाए कि अभी तक कितना घुसपैठिए मिले हैं, का नाम कटा गया है। घुसपैठिया सूत्रों के अनुसार बहुत घुसपैठिया आ गया है, रोहिंग्या आ गया है, लेकिन वो इस सवाल का उन्होंने जवाब भी नहीं दिया। दूसरा, बुर्का की बात हो रही है रूबिका जी। ये बुर्का जैसे हर्षवर्धन जी ने सही कहा, एग्रीड विथ हिम। बुर्का क्यों आप कहते हैं? इसका मतलब आप पोलराइजेशन कराना चाहते हैं। बुर्का तो जुड़ा हुआ है, सिम्बलाइज करता है किसी को। आप घूंघट कहते हैं, पर्दा कहते हैं। सुनिए, एक पत्रकार ने सवाल पूछा, एक पत्रकार ने सवाल पूछा कि बुर्के को लेकर अक्सर जो है वो तरह तरह की कंट्रोवर्सीज जो है वो खड़ी हो जाती है। क्यों में खड़ी होती है, पहचान नहीं होती है, ये सवाल पूछा गया है, उसी का जवाब दिया है। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष ने ये पहले सवाल उठाया था 3 दिन पहले। हाँ, तो दिलीप जायसवाल ने कहा था कि हमने कहा कि बुर्का उन्होंने कहा, प्रेस से कहा कि हमने चुनाव आयोग से ये रिक्वेस्ट किया कि जो बुर्का की जांच होनी चाहिए। उन्होंने कहा था। तो इसका मतलब आप पोलराइजेशन कराना चाहते हैं, आप घूंघट कहते, आप पर्दा कहते। नहीं सर, लेकिन घूंघट को लेकर अगर कभी कहीं कोई कंट्रोवर्सी आई हो तो मैं यहाँ पर उस पर डिस्कस करने को तैयार हूँ। मुझे कोई दिक्कत नहीं है कि घूंघट वाली किसी महिला ने अपना घूंघट उठाकर अपना चेहरा दिखाने से इनकार किया हो। ऐसा कोई आज तक मुझे केस दिखाई नहीं दिया। अगर है तो आप मेरी नजरों के सामने ले आइए ऐसा कोई केस। तो आप मेरे गांव में आइएगा वोटिंग के दिन, हमारे महिलाएं कहीं आएंगी तो ऐसे घूंघट पहन करके आप जरा चेक कर लीजिएगा। आप पिटा भी जाइएगा। नहीं, ऐसे कैसे पिटा जाइएगा सर, ऐसे कैसे पिटा जाइएगा? मुझे मुझे बताइए ना, एक ऐसा केस मुझे बता दीजिए ना। वो तो आपके कहने से थोड़ी हो जाएगा। हमने वो केसेस देखे हैं भाई। बुर्का में महिलाएं जो हैं, बुर्का में महिलाएं इसीलिए चेहरा किसी मर्द को नहीं दिखाती हैं क्योंकि महरम और गैर महरम का बहुत बड़ा इशू होता है कि हम चेहरा गैर महरम को नहीं दिखाएंगे क्योंकि वहां पर पुरुष होता है, वो अपना चेहरा नहीं दिखाना चाहती है। लेकिन यहाँ पर जो घूंघट डाले महिलाएं हैं उनमें कोई महरम गैर महरम का थोड़ी इशू होता है कि पिटा जाएंगे। इशू नहीं है, लेकिन इशू है, ये जुड़ा हुआ है इज्जत से। इज्जत चल जाएगी। अरे बेल्लारी जी, बोलने के लिए तो हो जाएगा, बोलने से थोड़ी होता है। कहीं ऐसा कोई केस हो आप मुझे बता दीजिए। आपने अपने मोबाइल में कोई रिकॉर्ड किया हो कि पिटा गया हो तो आप मुझे बता दीजिए, वरना कहने को तो कुछ भी कह दे कि कल चांद जो है बेल्लारी जी मेरे छत पर आया था और वो कह कर गया कि मैं बेल्लारी जी के बयान सुनता हूँ, मुझे बड़ा पसंद आता है। कहने में तो कोई कुछ भी कह देगा ना। अरे मुसलमान को बदनाम करने के लिए कितनी हिंदू यहाँ कहाँ से? अरे भैया, आप हिंदू मुसलमान कर रहे हैं ना। तारिक अनवर कांग्रेस के सांसद कह रहे हैं कि कोई बात नहीं, महिला जांच करें, हमें कोई दिक्कत नहीं है, हमें कोई दिक्कत नहीं है। बुर्का मत कहिए, आप कहिए कि जो पर्दा नशीन है, जो घूंघट में है, जो भी हो, आप बुर्का क्यों नाम ली? अरे आप अभी आप बोले पर्दा नशी, तो मैं कह दूं पर्दा नशी क्यों बोले आप? हाँ, वो तो ठीक है, बुर्का कहने से अच्छा, आप घूंघट क्यों नहीं बोले, आप पर्दा नशी क्यों बोले? ये तो अरे उर्दू है भाई, शब्द है, इस्तेमाल हो गए वो। रूबिका जी, एक मेरे को आज लग रहा है कि कहानियां कन्हैया बिलारी जी की आज शो के ऊपर एग्जैक्टली इन्होंने लग रहा है अपना आज का यूट्यूब पे वीडियो नहीं किया है,
इसीलिए आज आपके शो पे कहानियां कन्हैया बिलारी जी की चल रहा है, क्योंकि इनको कुछ नहीं पता बिहार में। कन्हैया बिलारी जी, बिहार की प्रति व्यक्ति आय आपके फेवरेट आरजेडी के समय में 7,890 66,000 रुपीज हो चुकी है। 66,000 आपके समय में मारू राज्य तब 14% ग्रोथ रेट का राज्य है। काहे नहीं सत्य की बात करते हैं। मुझे लग रहा है कि आज कन्हैया बिलारी जी कहानियां बताने के मूड में जमीन पे नहीं गए। ओके, 20 साल में तो इतना सुनील जी, खुल गया है, पूरा खजाना खुल गया है। सुनील जी, पूरा खजाना खुल गया है। देखिए रूबिका जी, भाजपा के प्रवक्ता इतने सत्ता में चूर रहते हैं कि अगर पत्रकार बंधु अगर अपना ओपिनियन देते हैं तो उस पर व्यक्तिगत टिप्पणी, व्यक्तिगत हमले, क्या आप राहुल गांधी से मिल दो, आप ये दो, इसे कहते हैं मैनियाकल बिहेवियर। मैनियाकल बिहेवियर वो होता है रूबिका जी कि अपनी बात कोई न माने वो व्याकुल हो जाते हैं। आपके समय तो आरजेडी शासनकाल में पत्रकारों को 2 महीने की बात है, 2 महीने की बात है, आपकी हेकड़ी गुम हो जाएगी। तब तक के लिए दूध और पानी का पानी मन को शांत रखें, बिहार की करेगी। मन को व्यथित न करें। हम तो बिहार की जनता के सामने झुकते हैं और हमें पता है कि नरेंद्र मोदी नीतीश कुमार को चुनेगी। आपकी छटपटाहट, मुझे तो बड़ा आपका फ्रस्ट्रेशन। सुनिए सुनील जी, मुझे तो बड़ा आनंद आ रहा है। चलो पत्रकार बंधु के लिए कोई तो है जो यहाँ पर लड़ा है, लेकिन अनुप्रिया जी कह रहे 2 महीने अहंकार सारा का सारा जमींदोज हो जाएगा। बहुत कॉन्फिडेंट, चाहे वीआईपी, चाहे आरजेडी, चाहे कांग्रेस। रूबिका जी, अभी कॉन्फिडेंट हमने तेजस्वी जी के चेहरे पे देखा भी कि कितना कॉन्फिडेंट वो थे। वो कह रहे हैं कि तेजस्वी सरकार जो गठबंधन अपने आप में असमंजस में है उसका कॉन्फिडेंट हमने देखा। और देखिए बिहार की जनता जब जिसके साथ में हो ना, वो कॉन्फिडेंट में बोलता है। बट रहा कि हम यहाँ किसी पत्रकार को गाली गलौज करने नहीं बैठे, हम अपनी बात को कहने बैठे। लेकिन अगर कोई हमारे नेता पे उंगली उठाएगा और अपने अनर्गल स्वार्थ को निहार करने का कोशिश करेगा तो हम बोलेंगे। हम यहाँ मुखदर्शी बनने नहीं आए हैं, सॉरी जिनको भी बुरा लगा हो। लेकिन देखिए बिहार की जनता क्या चाहती है, बिहार की जनता चाहती है, और बुरके वाले सवाल पे मैं कहूंगी ये इनका निजी एक है कि हिंदू मुस्लिम करना चाह रहे हैं। अगर आप बैंक में जाते हैं, डॉक्टर के पास जाते हैं, तो आपको अपना चेहरा दिखाना होता है। और जब फेयर इलेक्शन की बात होती है ना, तो वहां पे सभी की जांच होती है और बहुत तरीके होते हैं। अगर आपने नकाब लगा रखा है या अपने चेहरे को ढक रखा है तो निश्चित तौर पे इलेक्शन कमीशन अपने फेयर इलेक्शन के लिए उसका जायजा लेगी और देखेगी। इसको सेंटिमेंट बनाने का प्रयास करिए कन्हैया बिलारी जी, बहुत कोशिश कीजिएगा, अपने यूट्यूब पे भी कोशिश कीजिएगा। लेकिन बिहार की जनता और महिलाएं बहुत अच्छे से जानती है कि उनको उस घर के अंदर और सड़कों पे पूरे बिहार में अगर सुरक्षित किसी ने किया है तो नीतीश कुमार जी ने किया है। और डबल इंजन की सरकार ने जिस तरह से 10,000 रुपए दे करके उन्हें स्वावलंबी बनाने का प्रयास किया है। इस बार अब चूंकि बात हिंदू और मुस्लिम और बुर्का और घूंघट की हो ही गई है, क्या मुस्लिम वोट जेडीयू को मिलेगा? रूबिका जी, जैसा कि हमारे नेता बार बार कहते हैं कि हम वोट की चिंता नहीं करते, हम वोटरों की चिंता करते हैं। और पीछे परिणाम की बात कर लूं, 2020 में भी हमारे पास में और नतीजे हैं कि हमें मुस्लिम समुदाय के लोगों ने वोट नहीं दिया। हमारे एक भी कैंडिडेट मुस्लिम भाई जीत के नहीं है, लेकिन उसके बावजूद हमने निर्दलीय कैंडिडेट जो चुनाव जीते थे उनको मंत्रिमंडल में शामिल किया। कि ऐसा तो नहीं हुआ रूबिका जी कि हमारे अगर वोट नहीं देने से जनता को, कि हमने किसी योजना में ये कहा कि मुस्लिम भाइयों और बहनों को, अल्पसंख्यक भाई बहनों को नहीं मिलेगा। हमारा एकदम बिल्कुल है, न्याय के साथ विकास करते हैं। और हमें इस बार पूरा भरोसा है कि सभी समुदाय के लोग, चाहे किसी भी जाति के लोग हों, वो जानते हैं कि बिहार में सामाजिक सौहार्द किसी ने पैदा किया, नीतीश कुमार जी। कभी भी यहाँ पे जाति और धर्म के नाम पे दंगा नहीं होता है। और इसीलिए बिहार के तमाम लोग नीतीश कुमार जी के साथ में। लेकिन आई लव मोहम्मद तो बिहार भी पहुंच ही गया है ना उस मसले पर। आपने AIMIM के असद ओवैसी को सुना ही होगा। बिल्कुल बिल्कुल। और जिन पर वो आरोप लगा रहे हैं, जिस सिस्टम पर वो आरोप लगा रहे हैं, वो आप ही लोगों के साथी हैं भारतीय जनता पार्टी पर। देखिए, मैं फिर कहती हूँ कि जाति और धर्म करने की राजनीतिक बिहार की जनता में नहीं चलती। बिहार की जनता बहुत प्रबुद्ध है, बहुत शांत है और बहुत अच्छे से सलीके से वो जानती है कि ऐसे तो लोगों आप को कह रही हैं असद ओवैसी को नहीं सुनेंगे लोग? इस बार AIM एक भी सीट पे चुनाव नहीं जीतेगा। आप लिख लीजिए, जमानत नहीं जीतोगे, जमानत जब्त हो, चुनाव नहीं जीतेगा। डेटा पॉइंट देता हूँ, नोट करिएगा, इसको भी रिकॉर्ड करिएगा। AIMIM की जमानत जब्त होगी और आप कहते हैं हर समाज एनडीए के साथ में। 56 सीट्स बिहार के अंदर है जहां मुस्लिम समाज जो है 20% से ज्यादा आता है। एनडीए ने 48% वो सीटें जीती थी। तो हर समाज जो है हमारे साथ में। ये गलत भावना है कि मुसलमान समाज एनडीए के साथ में नहीं है। पंकज जी, आखिरी कमेंट पंकज जी।
ये भारतीय जनता पार्टी अभी से ये माहौल बनाना उसने शुरू कर दिया है हर चुनाव की तरह कि उसकी सरकार बन रही है और पहले से ज्यादा बहुमत आ रहा है। हाँ। अब ये माहौल हर चुनाव के पहले क्यों बनाया जाता है, ये देश की जनता अच्छी तरह पिछले 10 साल में समझ गई है। ओके। एग्जैक्ट इस बार 300 पार, इस बार इतनी सीटें 300 पार, 303। हाँ। ये माहौल बनाया जा रहा है। ये माहौल क्यों बनाया जा रहा है? तेजस्वी बाबू भी बना रहे थे, वो तो आपने देखा ही नहीं कि इस बार सब सीएम होंगे। सीएम का मतलब उन्होंने बताया भी बकायदा कि जो चुनने वाला है, जो चेंज मेकर है, और इस बार तेजस्वी आएंगे तो ये करेंगे, वो खुद अपनी जुबानी बोल रहे हैं।